के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। ये आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई प्रधान साहब? मैं जब 11वीं की विद्यार्थी बना तब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बना। तभी से चल ही रहा है। 1983 में मैं एक सामान्य इकाई स्तर का कार्यकर्ता से फिर आगे संघ की संपर्क में आया, स्वयंसेवक की भूमिका में काम किया। फिर लगभग 98 से प्रत्यक्ष राजनीति कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। तो राजनीति आपको विरासत में मिली परिवार में? हाँ, मेरे पिताजी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे। उनकी भी घर में राजनीतिक वातावरण का भी जो रहती है उसका भी मेरे को थोड़ा प्रेरणा मिली, थोड़ा मदद मिली। वो काफी लोकप्रिय थे कहते हैं। उनकी लोकप्रियता थी। 2 बार संसद में पहुंचे। अपने एक पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन लंबा समय वो भी सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इतनी यंग एज में आपने उत्तराखंड को डील किया, बिहार को डील किया, उड़ीसा को डील किया, झारखंड को डील किया। तो बीजेपी में लोग कहते हैं कि हमारे जूनियर प्रमोद महाजन हैं। इन लोगों कार्यकर्ताओं की प्रेम है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरे को जो काम जब दिया जाता है उस काम पे मैं मन लगा के काम करता हूं। कभी कुछ जो तथाकथित सफलता मिलती है, कभी कभी निराशा भी मिलती है। इसलिए सामाजिक जीवन की जो उतार चढ़ाव है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम तो जो काम दिया गया है उसको मन लगा के करना, ये जो हमको संस्कार मिली हमारे संगठन कार्य पद्धति से, उसी पे हम जुड़ जाते हैं। तो पॉलिटिकल मैनरिंग और पॉलिटिकल स्किल में कहते हैं आपकी मास्टरी है, तो आपका गुरु कौन है इसमें? लेकिन देखो, ये शब्दावली के लिए आपकी शब्दावली है, लेकिन मैं उसमें कोई बहुत उस शब्दावली पे मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि देखिए, मूल तो हमको ये हम मूवमेंट में काम करते हैं। मूवमेंट में जब हम काम करते हैं तो एक मूल विचार प्रेरित करता है चीजों को, लक्ष्य स्पष्टता और कैसे उसको पद्धति स्पष्टता, कैसे पहुंचना, कहां तक पहुंचना, उसकी एक स्पष्टता हम लोगों की बचपन से जब संगठन में हम काम करते हैं उसको हमको एक सिखाया जाता है, उसमें हो ही जाता है, ऑटो मोड पे आ जाता है। इसलिए हम उसको एक विचारधारा और पद्धति, ये दोनों को महत्व देते हैं। वो जो शब्दावली की बात आपने की और जो चाणक्य की बात आपने की, तो आपने कर दिखाया इसको बिहार में। चमत्कार कैसे हुआ ये? देखिए, ये कोई मैं इस प्रकार की फिर मैं नम्रता के साथ कहना चाहूंगा, श्रेय तो जाता है बिहार में जो हुआ बिहार की आम जनता को, बिहार की हमारे विचार परिवार की, हमारे समर्थकों को, और विशेष करके वहां की राज्य इकाई के नेतृत्व को। मैं तो एक गिलहरी की भूमिका में था। उनके जो पूरा राजनीतिक अभियान पे मेरी जो एक तयशुदा भूमिका था उसी पे मैं काम कर रहा था। लेकिन कुल मिला के जो पिछले बार बिहार में हुआ, बिहार की परंपरा रही है देश को नई राजनीतिक दिशा दिखाना, और मेरे सौभाग्य है मैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रांत की राजनीति में खुद को जोड़ने का मेरे को मौका मिला। ये मेरी जिंदगी के लिए प्रशिक्षण होगा। मैं बिहार के सामाजिक राजनीतिक मूवमेंट में जुड़ा, और जो बिहार स्वतंत्रता संग्राम में उसके उपरांत देश को नेतृत्व देने वाला प्रांत बिहार रहा है। इस बार भी देश में जो नई राजनीति उभरी, नई नेतृत्व उभरा, उसमें बिहार की बढ़ चढ़ के भूमिका रहा, और हमको उसमें कार्यकर्ता के नाते काम करने का मौका मिला। तो 40 में से 31 सीट आपके सहयोगियों के साथ, आपको उम्मीद थी इतनी सीट आएंगी? ये हमको लगभग उसी की उम्मीद। हम लोगों ने जो एक बिहार को आंकना, बिहार कई सालों से एक चीजों पे मन बना चुका है। अगर हम 96 पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उसको देखते हैं, 90 और 95 की विधानसभा चुनाव एक तरीके से हुई। 96 से जिस तरीके से वहां की राजनीति चली, उसकी विकल्प में कुछ बन सकता है, ये 96 की लोकसभा चुनाव में सब लोगों को ध्यान में आया। उन दिनों में भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी की गठबंधन हुई। 98 हो या 99 की लोकसभा हो, या आगे 2000 की विधानसभा हो, या 2005 की 2 विधानसभा हो, वैकल्पिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी पहल करके बिहार में सामाजिक ताना बाना को ध्यान में रखते हुए भाईचारा की
सर्व समाज की एक राजनीतिक पद्धति उन्होंने अपनाया, जिसको नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे। हम बड़े दल होने के बावजूद भी उनको नेतृत्व की भूमिका में रखा, लेकिन उनके मन में कुछ विचित्र प्रकार की बात आई। उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में वो उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने गलत रास्ता चुना, और जब राजनीति में कभी कभी संकट होती है, मौका का भी, नया मौका का रास्ता भी देता है, ऊंचाई जाने का रास्ता देता है। बिहार में हमको ऐसे एक मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत पे एक नई प्रकार की सामाजिक संरचना को हम इकट्ठा कर पाए। हम कुछ मित्रों को साथ में लिए। हमको अनुमान था कि हमको लगभग 39 से 42% तक वोट आ सकता है। 39 से 42% तक 40% के एवरेज में वोट आना, यानी 35 सीट जीतना। हम तो 2-3 सीट 5 से 11,000 वोट से हारे। इसलिए हमको उम्मीद थी कि उतना सीट हम जीत सकते हैं। तो पासवान के साथ जो गठबंधन हुआ, इसमें आपकी भूमिका थी काफी? मैंने कहा कई लोगों की भूमिका रही, मैं भी एक भूमिका निभाया, और हमको अभी पलट के हम दिखते हैं तो ये एक सुखद अनुभव होता है, अनुभूति होती है। हमने जो बिहार एक सामाजिक भाईचारा को सदैव पसंद किया है, सर्व समावेशी राजनीति को पसंद किया है, मिलजुल के राजनीति करने को पसंद किया है। और हम रामविलास जी जैसे कद्दावर नेता को हमारी गठबंधन में लाने में, उपेंद्र कुशवाहा जी की छोटी पार्टी हो लेकिन उसमें बड़ा सामाजिक संकेत था, इस सारे मित्रों को इकट्ठा करने में मैं भी एक भूमिका निभाया, और इसके परिणाम काफी अच्छे रहे। सुखद अनुभव रहा और अच्छा हुआ। जो हम अपेक्षा करते थे उस ढंग से हो पाई। तो बिहार की बात आप कर रहे थे कि वहां की जो लोकल इकाई है उसने बहुत अच्छा काम किया। तो जो विक्ट्री हुई बिहार में अपनी अनप्रेसिडेंटेड, इसे मोदी लहर ऑफ कोर्स निश्चित रूप में। देखिए सारे इस बार की जो राष्ट्रीय अभियान रहा किस मुद्दे पे हुआ, देखिए जगदीश जी, पिछले लगभग 30-35 सालों के बाद एक निर्णायक सरकार देश की जनता ने तय किया है। देश की जनता ने चुना कि हमारी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति होनी चाहिए, निर्णायक नेतृत्व होनी चाहिए, जिसमें देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ऐसा कुछ संभावना दिखी। हम सारे विषय को, हमारे वहां भी चर्चा आलोचना होती थी कि क्या हम किसी व्यक्ति को घोषणा करना चाहिए। इससे हम उभर के जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन दिनों के माननीय राजनाथ सिंह जी एक ऐतिहासिक निर्णय किया और नरेंद्र मोदी जी को जनता के सामने, देश के सामने हम लोगों ने लाया, देश ने उसको स्वीकार किया। स्वाभाविक उसको आप मोदी लहर कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं देश की जनता ने तय किया, मोदी जी पे भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की राजनीति को पसंद किया। तो 2015 में विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे, तो मोदी के प्रति जो विश्वास जनता के मन में था, क्या आगे भी जारी रहेगा? क्या लगता है आपको? देखो, हमें अनुमान है कि बिहार की जो ट्रेंड रही है, बिहार बढ़ना चाहता है आगे, बिहार खुद को विकसित दिखना चाहता है, बिहार के लोगों में एक अपनी तरीके की जुनून है, विशेष करके राजनीतिक सचेतनता है। निश्चित बिहार पिछले जब हम लोगों की मिली जुली सरकार रही, एनडीए की सरकार रही, नीतीश कुमार जी उसके मुख्यमंत्री रहे, वो तो अलग होकर 1 साल की सरकार भी चला रहे, कोई सरकार की इकबाल नहीं बची, सरकार की कोई रुतबा नहीं बची, अव्यवस्था की वैकल्पिक नाम बिहार की नीतीश कुमार प्रेरित सरकार बन चुका है। बिहार की जनता उस विकास को रिपीट करना चाहती है। उनको मालूम है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक एनडीए की सरकार बन पाएगी बिहार में, तब जाके विकास की गति यहाँ और तेजी से बढ़ सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं पटना में कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी बजट के बाद उसमें 15-20% की कटौती हुई है, इसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। इस प्रकार की आकलन हमारी प्रजातंत्र है, विरोधियों को तो कहने देना चाहिए। जब निंदक आलोचक प्रजातंत्र में नहीं रहेंगे, समीक्षाकर्ता नहीं रहेंगे, हम भी तो शायद बिगड़ जाए। इसलिए उनकी भूमिका को हम सम्मान करते हैं। बाकी रहा कि बजट कैसे रहा, आज की जो अखबारों में जो सूचना मिली है कि देश के अंदर धीरे धीरे अर्थनैतिक कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ है, निवेशकों के अंदर एक आत्मविश्वास पुनः जगी है, देश के आम लोगों के मन में एक भरोसा अभी है। रेल बजट पारित हुई, आम बजट पे हम वित्त मंत्री जी ने देश के सामने रखा। मैं 2 सेक्टर के बारे में उचित मानता हूं उल्लेख करना। महिलाओं के बारे में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया की व्यवस्था हुई है।
समाज के जो वंचित वर्ग है, आदिवासी, हरिजन, पिछड़े, इन लोगों के कल्याण के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपया की बजट की प्रोविजन हुई है। देश के मध्यवर्गीय लोगों के ऊपर कोई एडिशनल बोझा नहीं है। उनके संचय पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगी, वो घर बनाएंगे तो उनको सहूलियत मिलेगी। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें रोजगार बढ़े, इसकी सारे नींव रखी गई है इस बजट के अंदर। देश की अर्थनीति पटरी से उतर चुका था, दिवालिया पिट चुकी थी। इसके अंदर एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में देश की प्रधानमंत्री जी और देश की वित्त मंत्री जी एक बहुत ही बुद्धिमत्ता की परिचय दिया है। और देश के अंदर आलोचक को तो कहना देना ही चाहिए और हम उनको उचित भी मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं देश के अंदर एक नई आत्मविश्वास जगी है। तो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, किसी को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर आप चुनाव से पहले? ये रणनीति की हिस्सा है। कई जगह पे उदाहरण है कि हम नेता घोषित करके जाते हैं, कई जगह पे है कि हम सामूहिक नेतृत्व पे जाते हैं। यह हमारी पार्टी की संसदीय अधिकरण की पार्लियामेंट्री बोर्ड की निर्णय का विषय है। बिहार की चुनाव अभी देरी है, लेकिन हम दोनों ऑप्शन हम लोगों के सामने हैं। हम नेतृत्व घोषणा भी कर सकते हैं, हम सामूहिक नेतृत्व में भी जा सकते हैं, लेकिन इसकी निर्णय करने का अधिकार हमारी वहां पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की है। हम सही समय पर उस पर एक फैसला करेंगे। तो आपके मित्र सुशील मोदी शायद दौड़ में सबसे आगे हैं, सीपी ठाकुर, प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव इन सबसे आगे। देखिए, सामूहिक नेतृत्व वहां है और निश्चित रूप में पिछले जो आज बिहार की वैकल्पिक राजनीति की बात हम कहते हैं, उसमें कोई सुशील मोदी जी की भूमिका को कोई नेतृत्व घोषणा हो या ना हो, लेकिन पिछले लगभग 25 सालों के अंदर जो बिहार के अंदर राजनीति हुई, क्या सुशील मोदी जी को एक भाईचारा की राजनीति की, सर्वसमावेशी राजनीति के एक प्रमुख घटक नहीं मानते? वहां मानते हैं लोग। वो सरकार में रहे, विपक्ष में रहे या जिस भूमिका में रहे, बाकी कई सारे योग्य नेतृत्व भी उनके साथ है। नंद किशोर यादव जी हैं, सीपी ठाकुर जैसे अनुभवी नेतृत्व हमारे साथ हैं। हमारे सामने बाकी कई मित्र हैं और वहाँ हमारे राजीव प्रताप रूडी हैं, हमारे राधा मोहन सिंह जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, शहनवाज हुसैन साहब हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, कई प्रकार के सक्षम लोग हैं, लेकिन सारे अपना अपना भूमिका में काम कर रहे हैं। और पार्टी क्या किसको नेतृत्व सौंपेगी सही समय पे तय कर लेगी। तो विधानसभा की 10 उपचुनाव अब हो रहे हैं और सामने कांग्रेस, लालू यादव, नीतीश कुमार एक साथ इकट्ठा है। कल शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। क्या लगता है आपको, मुकाबला मानते हैं उनका मुकाबले में अभी या नहीं? देखिए, हम राजनीति में कभी भी जब हम ये आकलन कर रहे थे, मैं बिहार के पिछले चुनाव की बात कहूं, एक समय पे इस प्रकार की तर्क दिया गया और एक वास्तविक चुनौती भी था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर लोग ले गए चीजों को, डर पैदा करा के कुछ समाज के अंदर एक तबके को इकट्ठा करने का कोशिश किया गया। उस समय पे भी जब चुनौती थी हम लोगों के सामने, मैंने एक कार्यकर्ता के नाते मैंने तब भी कहा था कि युद्ध में कोई हल्का युद्ध नहीं होती है, कोई सहज युद्ध नहीं होती, युद्ध होती है। युद्ध के लिए जो सावधान और जो रणनीति बरतनी चाहिए वो बरतनी पड़ेगी। और 10 विधानसभा की उपचुनाव हो या सामान्य चुनाव हो, पूरा राज्य भर की चुनाव हो, उतना ही संलग्न, तटस्थ और योजनाबद्ध पहल करना पड़ेगी। अब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में। तो महाराष्ट्र में क्या लगता है, जो जिम्मा आपके पुराने मित्र और पार्टी अध्यक्ष हो गए अमित शाह, उनको सौंपा गया है, तो क्या यूपी का चमत्कार महाराष्ट्र में कर पाएंगे आपकी पार्टी? देखिए, अमित भाई की नेतृत्व के बारे में, उनकी संगठन कुशलता के बारे में आज विश्व भर में चर्चा हो रही है। एक सफल रणनीतिकार, एक सफल संगठक, एक कार्यकर्ता के अंदर से जाने वाला व्यक्ति। जब सेनापति ऐसे हो, जब सैनिकों को लगता है सेनापति मेरे जैसे व्यक्ति है, मेरे मन लायक व्यक्ति है, मैं जैसे सोच रहा हूं ऐसे मेरे सेनापति भी सोच रहा है, या सेनापति उस आत्मविश्वास को खड़ा कर पाता है, तो युद्ध तो बड़ा और मजबूती से लड़ाया जा सकता है। इसलिए मैं मानता हूं जिस जंक्चर में, जिस क्षण में अमित भाई जैसे एक उच्च कोटि की संगठक को, राजनीतिक रणनीतिकार को पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है, हमारे नेतृत्व ने जिम्मेवारी सौंपी है, हमको पूरा आत्मविश्वास है पार्टी को सरकार अपना देश की जनता की सेवा में लगेगी,
पार्टी जनता की आकांक्षाओं को सरकार के सामने ले जाना और सरकार की कामकाज को जनता तक पहुंचाने में और समाज के अंदर पार्टी की व्यापकता को और नीचे तक ले जाने का हम सफल हो पाएंगे। शिवसेना के साथ थोड़ा खटपट रहती है, पहले मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेके हुई, अब राणे को लेके हो रही कि राणे को आप बीजेपी में ला रहे हैं, कोई खटपट तो नहीं हो जाएगी चुनाव तक? नहीं, कोई ऐसी, शिवसेना हमारी एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और हमारी ये रिश्ता बहुत ही पुराना है। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये भावनात्मक रिश्ता है और ये एक आत्मिक रिश्ता है। और बाकी घर में तो पति पत्नियों में तो असहमति सहमति रहती है, लेकिन परिवार एक रहती है। माँ पिताजी में तो असहमति रहती है, भाइयों में तो असहमति रहती है। दो जब अलग संगठन काम करेंगे थोड़ा तो विचार में आचार में थोड़ा बहुत रहेगी अंतर, लेकिन मूल लक्ष्य हमारी एक है, महाराष्ट्र को नई सरकार मिलेगी। और हरियाणा में अब आप तो विड्रॉ हो गई है हरियाणा से, अब क्या है संभावनाएं आपकी वर्सेस कांग्रेस एंड अदर्स? देखिए, आप अभी भी लोकसभा में कहाँ थी? आप एक प्रतिक्रियाशील राजनीति की उपज थी और खुद ही वो लोग स्पष्ट नहीं थे उनकी लक्ष्य क्या है। समाज में एक सामूहिक फायदा उन्होंने, एक मौके का उन्होंने फायदा लेने का कोशिश किया था। एक कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन चलाने के लिए मैं उसमें सहमत हूं या असहमत हूं, उसके लिए कुछ एक ठोस नीति चाहिए, विचार चाहिए, उसमें से कुछ सार्वजनिक तरीके से कुछ पोजीशनिंग चाहिए। सिर्फ गाली गुलज और एक प्रतिक्रिया में राजनीति लंबी समय तक नहीं चलती। इस प्रकार के उदाहरण भारत के राजनीतिक जीवन में कई बार आई है। वो ऐसे जैसे आया था ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए उस विषय को हम ज्यादा तब भी तवज्जो नहीं दिए थे और हम बड़े धैर्य से उसको देख रहे थे। अभी भी एक हरियाणा में एक स्पष्ट जनादेश की ओर जाएगी भावना। झारखंड आपका कार्य क्षेत्र रहा है, वहां भी चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आप सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार? देखो, इस बार जिस प्रकार की लोकसभा की ट्रेंड दिखने को मिली है झारखंड में, और हमें थोड़ा कष्ट भी है। झारखंड बनी भारतीय जनता पार्टी की पहल से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की निर्णय के कारण। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो राज्य अगर ठीक से 5 साल एक अच्छे नेतृत्व के अंदर बिना दबाव में चलेगा तो झारखंड देश की अर्थनीति की बहुत बड़ा एक खजाना बन सकता है, बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। मैं मानता हूं धीरे धीरे हम राजनीतिक पार्टी कुछ भी सोचे, जैसे देश में जनता ने एक निर्णायक नेतृत्व को चुना, मैं मानता हूं इस बार झारखंड भी पूरा सर्कल घूम चुका है, सारे पक्षों को लोगों ने वहां देखा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने में पूर्ण बहुमत से झारखंड में सरकार बनाएगी, इसकी लक्षण दिखने को मिल रहा है। आपने एक बार कहा था झारखंड मामले में कि अर्जुन मुंडा नेतृत्व करेंगे, आज भी आपका स्टैंड यही है मोर और लेस? जैसे मैंने बिहार के बारे में कहा कि ये सारे विषय अर्जुन मुंडा जी हो या रघुवर दास जी हो या और कोई मित्र होंगे वहां के, इसकी विषय में हम पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा, लेकिन जनता की मन इस बार है बीजेपी को पूर्ण बहुमत देना। पिछले कुछ समय से वहां गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग रही है, आप लोग भी कंसिडर कर रहे हैं कुछ इस तरह का इस बार? वो एक चर्चित विषय है, लेकिन झारखंड में एक कई प्रकार के सामाजिक घटक रहते हैं और हमारे काम सारे घटकों के अंदर है, आदिवासियों के अंदर है, वहां जो बहुत सारे बंगाली, उड़िया, झारखंड भर में इस प्रकार की सामाजिक घटक के लोग हैं, गैर आदिवासी लोग भी हैं, पिछड़े लोग भी वहां एक निर्णायक भूमिका में हैं। इसलिए सारे सामाजिक घटक को इकट्ठा करना, इस बार की जो लोकसभा चुनाव हुई है, ऐसे सारे सामाजिक घटक बीजेपी के साथ आए। आज केंद्र में आपकी सरकार है और कल को झारखंड में अगर आप सरकार बनाते हैं तो क्या विशेष राज्य का दर्जा देंगे झारखंड को? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव अभियान में एक विषय को बड़ा स्पष्टता से उल्लेख कर रहे थे, जिसको उन्होंने सरकार में आने के बाद उसको अमल करना भी शुरू किया। उन्होंने एक विषय को बड़ा मजबूती से रखा था कि जब तक भारत की पूर्वी हिस्सा जो संपन्नता के भंडार है, जो नैसर्गिक संपदा हो, जल संपदा हो, जंगल संपदा हो, उपजाऊ भूमि हो, मेहनती लोग हो, बुद्धिमान लोग हो, ईमानदार लोग हो, उनकी पूरा
भरा पड़ा है पूर्वी भारत में। उसके बावजूद भी पूर्वी भारत पिछड़ा है, गरीब है। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, समूचा बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, ये इलाका जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए थी भारत के बाकी हिस्से में बढ़ नहीं पाया। इसलिए उसको आगे ले जाने के लिए जो उचित कदम है भारत सरकार की ओर उसको उठाया जाएगा। विशेष पैकेज हो, विशेष राज्य की दर्जा हो, SEZ हो, लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सारा विषय पे जोर दिया जाएगा। उसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे प्रांत, बंगाल जैसे प्रांत ज्यादा लाभान्वित होंगे। एक सिंदूरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद पड़ी, आपने कहा था चालू करवाएंगे, कर रहे हैं कुछ? जैसे हमने कहा कि आपको हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना शुरू किया है। बहुत दिनों से एक प्रकल्पित पाइपलाइन गेल की ओर लगाने की बात चल रही है, वो है हल्दिया से जगदीशपुर तक। अभी जगदीशपुर तक पाइपलाइन आई है। इस पाइपलाइन को जोड़ने से ये जो हम कह रहे हैं कि पूर्वी भारत वाला इलाका, उसमें सिंधरी का भी रिवैम्प हो सकती है, बरौनी का भी हो सकती है, दुर्गापुर का भी हो सकती है, गोरखपुर का भी हो सकती है। ये सारे बेल्ट में फर्टिलाइजर प्लांट हो सकता है। इन इलाका में घरों में पाइप में गैस पहुंच सकती है, बिजली घर लग सकता है और औद्योगिक क्रांति इस बेल्ट में आ सकता है। ईंधन जब सुलभ हो जाएगी, डोर स्टेप तक पहुंच जाएगी, तब कारखाने और फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी वहां लगना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये जो मेरे विभाग में एक प्रोजेक्ट है हल्दिया टू जगदीशपुर तक, जिसमें ये 4-5 राज्य उसकी अर्थनीति में एक बहुत बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। ये खनिज में रॉयल्टी बढ़ाने की बड़ी मांग रही है झारखंड में, कुछ कर पाएंगे आप इसमें? जो एक जब रॉयल्टी रिजिम कैसी होनी चाहिए, मैं मानता हूं आजादी के बाद क्रांतिकारी कदम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001-2 में उठाया था। उसके कारण ये रेगुलर रिवीजन होते रहेगा, प्रोग्रेसिव रिवीजन होते रहेगा और समयबद्ध तरीके से होते रहेगा। उस कार्यक्रम को हम लोग भी बड़ा कड़ाई से, ये एक संघीय व्यवस्था है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही, इसलिए राज्यों के साथ मिल बैठ के हम रॉयल्टी को समय के हिसाब से एडवेलिज्म को एक मान्यता मानते हुए हम उसको बढ़ाते रहेंगे। उड़ीसा आपका होम स्टेट है, कुछ लोग कहते हैं 2019 में आप वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता था कि सर जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इतनी लोकप्रियता थी मोदी की, आपकी हार्ड वर्किंग थी, लेकिन 21 में से केवल एक सीट ही हमको मिल पाई, क्या कारण रहा? देखिए, ये सारे इस बार की जो देश के वातावरण बना, हमारी 2 प्रकार के एनालिसिस उसमें है। एक राज्य में हम चूक गए, केरल 11,000 वोट से हमारी वहां के कद्दावर नेता हार गए, ओ राजगोपाल जी। 3 राज्य ऐसे निकले जो कांग्रेस के खिलाफ देश भर में आंधी हुई। उन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बजाय और किसी पार्टी को वहां उस वातावरण का जो हमने देश भर जगाया, उनके फायदा उन 3 राज्यों में कहीं AIDMK को, कहीं BJD को, कहीं TMC को मौका मिला। और उसमें उड़ीसा जैसे प्रांतों में हमारी वोट परसेंटेज काफी बढ़ी। हमारे संगठन के मैं आपके सामने स्वीकार करने में कोई मेरे को आपत्ति नहीं। वहां की स्थानीय संगठन इकाई की जो ताकत होनी चाहिए थी, उसको बांधने में, उस माहौल को, उस वातावरण को बांधने में काफी नए लोग जुटे, काफी वोट बढ़ा, लेकिन उसको जो विजय में परिवर्तित करने के जो ताकत होनी चाहिए थी, वो हमारे पास पर्याप्त शायद नहीं बन पाई। हम अपनी ताकत को और मजबूती देंगे और बढ़ाएंगे, और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में उड़ीसा की विकल्प की पार्टी लोग भारतीय जनता पार्टी को ढूंढेंगे। ऐसा नहीं लगा आपको कि जो विनिंग कैंडिडेट्स थे MP के लिए, आपने उनको MLA में खड़ा कर दिया कि उन दोनों चुनाव एक साथ हुए थे वहां? नहीं, कोई कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी ज्यादा नहीं थी। मूल विषय जो था हमारे वहां का इकाई की ताकत, और कांग्रेस के अलावा, हमारे अलावा वहां एक रीजनल पार्टी था जिन्होंने एंटी कांग्रेस की फायदा लिया, जैसे बंगाल में हुआ, जैसे तमिलनाडु में हुआ। नहीं तो देश भर में हम यूनिफॉर्मली बाकी चीजों को बांध पाए, और इसकी फायदा उन लोगों ने लिया। ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी अगर ताकत थोड़ा और बढ़िया रहती, हम वहां भी उसको सीटों में कन्वर्ट कर पाते। आज बीजू जनता दल के 8 MP हैं पार्लियामेंट में, आगे चल के क्या लगता है कोई इनसे अंडरस्टैंडिंग अलायंस बनेगा दिल्ली में? राज्यसभा में 8 में है। हम तो चाहेंगे कि देश हित में जो निर्णय करने वाले चीज है
उसमें कांग्रेस की भी मदद हो। हमारी ये लक्ष्य रहेगा। हमने पिछले दिनों में किया है। हम तो अपील करेंगे सारे लोग, और कुछ जगह पे मदद करें। अभी ट्राई बिल आई, उसमें हमको परंपरागत विरोध करने वाले लोग भी इकट्ठा है। इसलिए हम मानते हैं कि ये विषय पे बीजू जनता दल हो या टीएमसी हो, या मैं तो कांग्रेस तक अपेक्षा रखूंगा, क्या इस देश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस देश की बालिकाओं को, बालकों को कुपोषण से निजात दिलाने नहीं चाहिए? ये कई सारे मसला है। क्या प्राथमिक शिक्षा में और बढ़िया व्यवस्था ना हो? पीने की पानी मिलने में एक सहमति नहीं बन सकती है घरों में? ये सारा विषय ऐसा है जिसमें हम मिल बैठ के व्यापकता दिखानी पड़ेगी। अभी उड़ीसा पुलिस ने माओइस्ट नेता पंडा को गिरफ्तार किया है, जो सरस्वती मर्डर केस में वांटेड था। इसका क्या रेप्लिकेशन है? पॉलिटिकल रेप्लिकेशन उनके फेवर में है, कुछ और इसका रेप्लिकेशन? देखिए, बहुत विलंब से काम किया गया। उड़ीसा सरकार को मालूम थी कि वो सारे ठिकाना कहाँ है। मैं अभी भी देरी में होने के बाद भी उड़ीसा की पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने सही कदम उठाया, लेकिन मैं इसके साथ भी कहता हूं बहुत विलंब किया। इस प्रकार की भी तो कुछ उन सरकार के अंदर रहने वाले लोग भी ये कहे हैं कि सब्यसाची पंडा को लेके एक मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए सरकार वाहवाही लेने का भी कोशिश कर रहा था। कभी सरेंडर करके चुनाव तक बात आएगी, इस प्रकार को भी सुनने आती थी। लेकिन जिन्होंने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जैसे एक संत को हत्या का प्रमुख आरोपी रहा, सरकार उसको अंततोगत्वा पकड़ा, देरी में पकड़ा। सिर्फ लक्ष्मणानंद जी की नहीं, उड़ीसा पुलिस की कई जवान को उन्होंने हत्या किया। उड़ीसा सरकार उसमें से थोड़ा नरमी बरती थी। कोई बहुत बड़ा चुनौती वाला विषय नहीं था, लेकिन देरी में हो उड़ीसा सरकार की सद्बुद्धि जगी, उनको गिरफ्त किया गया। और अब थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आपके पेट्रोलियम मंत्रालय के बारे में। इतनी कम उम्र में इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको मिला है, तो क्या रोड मैप आपने बनाया है अगले 5 साल का इसमें? देखिए जगदीश जी, इस विभाग को मेरे को लगभग 60 दिन पूरा होगा काम को संभालते हुए। उसमें मेरे जो समझ बन पाई कि इस विभाग देश की अर्थनीति को आत्मनिर्भर करने में भी बड़ा भूमिका निभा सकती है, इस देश की अर्थनीति को लचर बनाने में भी भूमिका निभा सकती है। आज मैंने संसद में उत्तर दे के आया, क्या हमारी आत्मनिर्भरता नहीं होनी चाहिए? हमारी जितनी इंपोर्ट बिल है, वैदेशिक मुद्रा को खर्चा करने वाला, बड़े पैमाने पर खर्चा करने वाला ये विभाग है। 6 लाख करोड़ की इंपोर्ट बिल हमारे ऊपर है। अगर हम उसमें 10% घटा दें, 60-70 हजार 1 लाख करोड़ की खर्चा घटा दे, देश में कई गरीबों के घर में खुशियां आ जाएगी, कई गांवों में कई सारे मौलिक ढांचा उपलब्ध हो जाएगा, कई युवकों की दो हाथ को रोजगार मिल जाएगी। ये कैसे हो सकती है? पिछले 3 साल में जिस प्रकार की व्यवस्था चली, जिस प्रकार की अर्थनीति को उन्होंने महत्व दिया, पिछले 3 साल में देश की निजी उत्पादन निरंतर घटते गया। कई सारे पॉलिसी सुधार की आवश्यकता है, कई सारे नियंत्रण को बढ़ाने की आवश्यकता है, कई सारे कसावट की आवश्यकता है। ये संभव है। देश की जितनी निजी संसाधन है उसमें प्रोडक्शन बढ़े, राज्यों को उसमें रॉयल्टी मिलेगी, भारत सरकारों को खजाना भी मिलेगी, खजाना में ज्यादा पैसा भी मिलेगी, और वैदेशिक मुद्रा की खर्चा घटेगी। ये एक चुनौती है। दूसरी चुनौती है जो सब्सिडी अमाउंट है उसको किसको दिया जाए, किनको ना दिया जाए, किनको अपने से छोड़ देना चाहिए, ये एक वितर्क चल रहा है। इस देश की 2 चीजों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। जो अपने से खर्चा कर सकते हैं, जो संपन्न है, वो अपना जवाबदेही खुद उठाए। देश में जो वंचित लोग हैं, जिनको आज उस प्रकार की सुविधा नहीं पहुंच रही है, उनको पहुंचाना ये भी एक चुनौती है। इसलिए इंपोर्ट बिल और सब्सिडी बर्डन, इसको दोनों को कैसे ठीक से मैनेज करें, इसको करते हुए आम व्यक्ति की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा असर ना हो, बोझा ना बढ़े, ये एक प्राथमिकता हमारे सामने है, जिसके लिए हमने कई बार पिछले 2 महीने में हमको कहना पड़ा कि इसी सरकार के अंदर अभी हमारे पास कोई भी इराकी क्राइसिस हुई, हमने सारे दबाव के बावजूद गैस की, घरेलू जो सिलेंडर गैस की प्राइस नहीं बढ़ाया, मिट्टी के तेल की प्राइस नहीं बढ़ाया। आगे बढ़ाएंगे कुछ? अभी तो नहीं बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दबाव होने के बावजूद गरीबों के हित को ध्यान में रखते उसको हमने नहीं बढ़ाया।
और ये गैस प्राइसिंग का क्या इशू है, इसमें क्या कर रहे हैं? एक फॉर्मूला पिछले सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी करवाई थी, जिसके बारे में नई सरकार कुछ निर्णय किया है कि उस पर कई प्रकार के मत पक्ष में विपक्ष में वाद विवाद तर्क वितर्क जुड़ा हुआ है। जिस ढंग से उसको गिनती किया गया नई फॉर्मूला को लाने के बाद, सरकार निर्णय करने के बाद सरकार के अंदर से लोग उसको अपना भिन्न मतता जताए। कई सारे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर कुछ मत बताया था। ये सारे में बहुत सारे अस्पष्टता थी। देश में उद्योग धंधे बढ़नी चाहिए, निजी उत्पादन से जुड़ा हुआ ये विषय है, ये बढ़नी चाहिए, लेकिन आम जन की देश हित की विषय भी सामने रहे। इसीलिए नई सरकार खूब शीघ्र उस विषय को सारे संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करते हुए एक अच्छा फैसला कर लेगा। इंडस्ट्री में कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने टाल दिया, फैसले लेने सरकार कतरा रही है और इससे विदेशी निवेश डिले हो गया है। नहीं, ये एक तर्क कुछ मित्रों की है, लेकिन हमने टाला नहीं। हमने सही निर्णय करने के लिए जिस ढंग से, ये एक पक्ष की तर्क है, लेकिन जिस ढंग से उसको निर्णय किया गया था, देश में अविश्वास, देश में विवाद, देश में नाराजगी ज्यादा बढ़ती। हम व्यवसाय को बंद नहीं करना चाहते हैं, निवेशकों को कोई रंग सिग्नल देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, संविधान के अंदर न्यायपालिका ने जो किया कहा है, नेचुरल रिसोर्स किसकी है? ये राज्य की है, ये सरकारों की है। सरकार देश की आम जन की हितों की रक्षक है, कस्टोडियन है, ट्रस्टी है। इस स्पिरिट को सरकार को नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए उसे टाला है थोड़े समय के लिए। हमने टाला नहीं, हमने उसको सही निर्णय करने के लिए थोड़ा वक्त लिया है। और अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस वक्त में फैसले हो जाएंगे? बिल्कुल, हम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कहते हैं हम सही निर्णय कर लेंगे। कुल मिलाकर जनता को राहत देने की दिशा में आप काम कर रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री के नाते। चलिए, तो आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।